अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसे हो आप सब लोग? ठीक ठाक मैम, आप सुनाएं। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। कैसा गुजरा वीकेंड आप लोगों का? वीकेंड बस ठीक ही गुजरा मैम। मुझे लगा आप लोग यूनिवर्सिटी आने की तैयारियां कर रहे हो। मैं अभी कुछ कंफर्म हो नहीं रहा यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो इसलिए मैंने तो सुना था कंफर्म हो गया है। हो गया है। तो अभी शायद उन्होंने हमें अनाउंस नहीं किया शायद प्रॉपर। ये भी देखते हैं क्या होता है। क्या चाहते हैं आप लोग? आप लोगों की क्या राय है? मैं हम तो यूनिवर्सिटी आना चाहते हैं। ऐसे ही आना चाहिए। यूनिवर्सिटी लर्निंग इज बेस्ट देन द ऑनलाइन लर्निंग। कितना समझ आ जाता है ये ऑनलाइन से कुछ। आई थिंक कुछ ही स्टूडेंट्स हैं, मैंने आप लोगों की क्लास में देखे हैं कि जो मोस्टली रिप्लाई करते हैं या फिर इंटरेस्ट लेते हैं इन योर क्लास। जो लेते हैं उनके बारे में कि कितना लर्निंग कितनी परसेंट है। अगर हम इन परसेंटेज लर्निंग निकालें कि आप कितना परसेंट लर्निंग कर रहे हो फ्रॉम योर ऑनलाइन टीचिंग या स्टडी से, तो कितना मैम लर्न कर पाते हो? मुझे तो 50% आता है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो फिर मैं दोबारा रिकॉर्डिंग सुनूं, दोबारा अच्छी तरह से स्टडी करूँ, फिर डबल पढ़ना पड़ता, मतलब फिर जाके 100% होता है इस तरह। हाँ, तो बेटा दैट्स वाई हमने आपको रिकॉर्डिंग भी तो प्रोवाइड कर दी ना कि जी मैम, इसीलिए। रिकॉर्डिंग हम लास्ट में प्रोवाइड करते हैं आप लोगों को कि जी जो मिस लेक्चर अगर नहीं आप ले पाए किसी भी वजह से ड्यू टू द। अभी तो आपके लिए ये भी इतनी इजी वे है कि अगर नेटवर्क नहीं भी है, अगर आपको कोई इमरजेंसी भी है, आप जस्ट रिकॉर्डिंग सुनते हो और आपको आप लेक्चर प्रिपेयर कर लेते हो ऐसे ही। यस मैम। फिर भी जो एक क्लास में टीचर के साथ इंटरेक्शन होता है, और वो जो है वो नहीं हो सकता हाँ, प्रॉपर। वो नहीं हो सकता, यानी प्रॉपर स्टूडेंट्स टू स्टूडेंट यानी आप जैसे आप क्लास फेलो तो डिफरेंट अस्सलाम आप। वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम जी। आमना बेटा कैसी हैं आप? मैम कैसी हैं? मैं ठीक तो है ठीक अल्लाह का ही हूँ। शुक्र। मैम आज मैं यूनिवर्सिटी गई हुई थी, काम था वहाँ पे, थक टूट के घर आई हूँ और तबीयत खराब हो गई आज। ये देखो जरा, ऐसे भी कुछ लोग होते हैं। मैम इतनी आदत गर्मी भूल थी गई है आज। मैम, आदत भूल गई है। नहीं बेटा, ये कुछ डिले होने के चांसेस इस वजह से भी हैं, दैट इज द हाई पीक ऑफ योर समर ना, समर सीजन जून एंड जुलाई के हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। आज तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा, लाइक 2-3 डेज से गर्मी बहुत ज़्यादा है। अगर कोई लाहौर में रहते हैं तो उनको इससे बात का अंदाज़ा, तो यस बाकी मैम। का तो मुझे आइडिया नहीं है कि लाहौर में जो होती है वो गर्मी हाई टेम्परेचर 42-43 तक गया हुआ है। अभी क्या टेम्परेचर है वैसे बाहर? क्या टेम्परेचर है अभी? 42 or 3? There is 40 temperature outside. Okay, 40 टेम्परेचर अभी भी, बट हीट स्ट्रोक होने के चांसेस हो सकते हैं। पेशेंट मतलब हम पेशेंट एक मुंह से निकलता है कि पेशेंट पेशेंट करते रहिए, हम नॉर्मल इंसानों के लिए भी अच्छा नहीं है ये टेम्परेचर ना, तो इसलिए ओके अपना ख्याल रखिएगा। मोस्टली ज़्यादा से ज़्यादा जो से अपने आप को हाइड्रेट रखने की कोशिश करें। कोई भी ड्रिंक्स लाजमी लें आप, ज़रूरी नहीं कि आप सॉफ्ट ड्रिंक्स लें, लाइक आप नींबू पानी ले सकते हैं, आप कोई टैंग ले सकते हैं, लाइक आप और कौन से ले सकते हैं, लाइक वो मैम मैं जब से आई हूँ मैंने 2 बोतल पानी की पी है और हाँ मैं सिंपल वाटर टंकी इनटेक बना भी और बस रखिए। पानी पी जा रही हूँ तब से। मतलब आप कुछ उसमें ऐड कर दोगे, लाइक साल्ट मिनरल आपका वाटर हाइड्रेशन तो होगी साथ आपके मिनरल्स भी आप इनटेक करोगे तो वो भी ज़्यादा आपके लिए हेल्थ के लिए जो अच्छे होते हैं। अगर मिनरल्स में ये होता है कि आप उसमें कुछ साल्ट ऐड कर लें, कुछ लेमन ऐड कर लें, कोई स्वीट जो सी कोई भी जैसे लाइक रूह अफ़ज़ा एंड जाम शीरी वो ऐड कर लें, तो वो बेस्ट होता है कि कुछ मिनरल्स भी आपके नॉर्मलाइज हो जाते हैं। तो इसलिए अपना एक ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखें, खासतौर पर जो बाहर जाते हैं जो लोग, के हाइड्रेट रखें खुद को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सकता है। ठीक है, ओके। मूव टू योर लेक्चर। लास्ट टाइम हमने कहा था कि एक बोर्डिंग का लेक्चर जिसका करंट पे, दैट इज इंटरफेरेंशियल करंट, उसको कंटिन्यू करेंगे, साथ एक छोटा सा बिल्कुल लेक्चर करेंगे
फिनिश बहुत ही ईजी है वो, इसलिए परेशान मत होइएगा। इंटरफेरेंशियल करंट था, दैट इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट। दो मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज़ करते हैं हम फॉर ट्रीटमेंट पर्पस के लिए। उसके लिए एक बीट फ्रीक्वेंसी। हेलो क्लास, यस Yes, ma'am. आपको आवाज़ आ रही है? मेरे साथ कुछ इशू हो गया। एक मिनट, Yes, ma'am. स्क्रीन शो नहीं हो रही? हमारी हो रही है मैम मैम। पहले नहीं ओके बेटा, हम बात कर रहे थे इंटरफेरेंशियल करंट की, जिसमें हमने बात की टू मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट है, जिसे हम ट्रीटमेंट पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। उसकी बीट फ्रीक्वेंसी जो आपको मिलती है वो बीट फ्रीक्वेंसी ऐसा लो फ्रीक्वेंसी करंट का इफेक्ट देते हैं, जिसमें आपकी मिनिमल जो सा है आपकी रेजिस्टेंस शो करती है, आपकी स्किन पेनिट्रेशन अच्छी हो जाती है एंड आपको ट्रीटमेंट इफेक्ट्स जो है वो इजी आते हैं। कोई बर्न का चांसेस नहीं होता, कोई ऐसी हार्ड चीज़ें नहीं आती जिसकी वजह से आप साइड इफ़ेक्ट्स थोड़ी नहीं होते। दैट्स वाई आप जो है वो मीडियम फ्रीक्वेंसी का यूज़ कर सकते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ें थी लेक्चर में, बीट फ्रीक्वेंसी के अलावा ये मोटर स्टिमुलेशन एंड एक्सुडेशन रिमूवल, यानी जो आपके ये नर्व फाइबर्स हैं, इन नर्व फाइबर्स को कितनी फ्रीक्वेंसी का आप करंट दे सकते हैं, यानी जो आपने बीट फ्रीक्वेंसी निकालनी है वो आपके पास कितनी होनी चाहिए। तो इसे लास्ट में जो होता है वो याद रखिएगा, दैट इज़ द इम्पोर्टेंट। काउंटर इंडिकेशन करनी है कि आपको पता है कि करंट है, करंट आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि किन किन कंडीशन में करंट सोर्स है, दैट इज द कॉन्ट्राइंडिकेटेड, लाइक कार्डिक पेसमेकर, कार्डिक डिजीज, हाइपरटेंसिव पेशेंट, thrombosis, hemorrhage, pregnancy and neoplasm, tumor, fever, infection, eye, skin disorder and epiphyseal region in the children। कि ये सब वो conditions हैं जिसमें आप currents नहीं use करते, that is the contraindicated। Precautions क्या हैं? IFT apparatus must be at least 6 meter away from the shortwave diathermy, कि आप shortwave diathermy के बिल्कुल क्लोज नहीं रख सकते, बल्कि आपके जो अल्ट्रासाउंड मोडेलिटी है, इवन के इंफ्रारेड है, कोई गल्वानिक करंट है, सबको एटलीस्ट आप 6 मीटर डिस्टेंस के ऊपर जो है वो डिस्टेंस पे रखते हैं। कोई भी मोडेलिटी इतना क्लोज टू नहीं रख सकते, ठीक है। पेशेंट विद द फेब्राइल कंडीशन, बहुत ज़्यादा अगर कंडीशन उसकी फेब्राइल है तो आप उसमें ये नहीं यूज़ करेंगे, या फिर प्रिकॉशन यूज़ कर सकते हैं। एपिलेप्टिक पेशेंट में, और एपिलेप्टिक पेशेंट का वो पता है कि ऑलरेडी ही उनमें जो सा है वो स्टिमुलेशन एग्जैजरेशन हो जाती है उनकी नर्व्स की, तो दैट्स वाई आप उनमें भी प्रिकॉशन जो होता है वो यूज़ करते हैं, बल्कि कॉन्ट्रा इंडिकेटेड ही इसको होना चाहिए था, ये उसकी फिट्स की होने के चांसेस हो सकते हैं। Over interior chest wall, position, suction, electrode below the level of the damage, discomfort. कुछ प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड्स है, आप डिफरेंट वे से प्लेसमेंट कर सकते हैं, लाइक दिस इज द 4 इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट एंड द बाइपोलर इलेक्ट्रोड प्लेसमेंट के उसमें आप इसमें अगर आप चेक कर रहे हैं तो करंट डेंसिटी 2 पोल एप्लीकेशन विद इलेक्ट्रोड ऑफ द अनइक्वल साइज। हमने 2 अनइक्वल साइज के इलेक्ट्रोड यूज किए हैं, कि यहाँ पे आप पैड इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हैं and that cover the large area। यहाँ पे आप एक पेन यूज कर रहे हैं, that pen is contained a smaller area, ठीक है। तो दैट्स वाई आप इसे कह सकते हैं कि 2 अनइक्वल डेंसिटी की इलेक्ट्रो करंट की एप्लीकेशन अगर आप परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो ये मोस्टली आप फेशियल पाल्सी के पेशेंट में करवाते हैं। फेशियल पाल्सी के पेशेंट में आप ये प्रोसीजर जो है यूज़ करते हैं कि आप लाइक बैक ऑफ योर नेक पे एक इलेक्ट्रोड प्लेस कर देते हैं एंड सम जहाँ पे आपको फेशियल मसल्स की जो से रीएजुकेट करवाने की ज़रूरत होती है, डिफरेंट मसल्स की, तो उन मसल्स के ऊपर जो से हैं आपको ये प्लेसमेंट करके आप इसकी रीएजुकेशन जो है वो इजीली परफॉर्म करवा सकते हैं, ठीक है। देन आपके पास डिफरेंट एरियाज़ पे हैं, डिफरेंट एरियाज़ पे डिफरेंट
डिफरेंट एरियाज पे डिफरेंट, जैसे ये वाला आप पैटर्न जो सा वो बैक पे कर सकते हैं, ये अपर बैक पे कर सकते हैं, ये आप लोअर लेग पे कर सकते हैं। ये डिफरेंट लाइक आपके पास इलेक्ट्रोड के कलर्स आएंगे, कुछ ब्लैक एंड कुछ रेड कलर्स में होंगे कि जो डिफाइन करेंगे आपका पैटर्न। जैसे आप ब्लैक एंड ब्लैक इन अल्टरनेटिव पैटर्न पे यूज कर सकते हैं, यानी क्रॉसिंग, ठीक है। red and red and black and this way red and black. That is the equal size electrode, that is the unequal size electrode, and the application of the equal size electrode. But there is the different density is the same but is a two polar, जिससे हमने बात की थी, that is the bipolar application. Then type of the electrode, यही हम बात कर रहे थे कि there is the application of electrodes है। तो type of आपने किस तरह के आप ये electrode होता है, there is the like plate electrodes, vacuum electrodes and the pen electrodes। जो plate electrodes हैं वो कुछ आपको इस तरह के नजर आएंगे, that is a plate electrodes, ठीक है। made of the conducting rubber which are comfortable and long lasting, ठीक है। मोस्टली हम जो इन क्लिनिक यूज करते हैं वो यही रबर के इलेक्ट्रोड, जैसे हम प्लेट इलेक्ट्रोड, ये प्लेट इसलिए क्योंकि इसकी शेप ऐसे की होती है, बिल्कुल ये रेक्टेंगुलर शेप में, और जो सा है वो फर्म किस्म के जो इलेक्ट्रोड इन रबर के बने होते हैं। नेक्स्ट, द लार्ज प्लेट्स इलेक्ट्रोड गिव मोर कंफर्टेबल ट्रीटमेंट एंड डीपर इफेक्ट, ठीक है। लार्ज प्लेट जो से वो मोर कंफर्टेबल होते हैं और आपको डीप इफेक्ट देते हैं। स्मॉलर इसके जो से वो लोकलाइज्ड होते हैं और सुपरफिशियल होते हैं। अटैच टू द पेशेंट बाय मीन्स टू स्ट्रैप्स टू इंश्योर द गुड कंटेक्ट एंड ग्रेटर टॉलरेंस ऑफ द ट्रीटमेंट। इसको कुछ हम इस तरह जो है बाय द स्ट्रैप जो है क्या, ताकि ये इलेक्ट्रोड जो है वो मूव ना करें, आप उनको जो है होल्ड करवा देते हैं। ये कुछ इस पैटर्न से आप जो है कर सकते हैं, जिससे कि आपको इसमें वाई इलेक्ट्रोड की वायर्स में नजर आएगा देयर इज अ ब्लैक और रेड कलर दे दिया गया है उनको, ताकि आप उसकी प्लेसमेंट जो है वो अच्छे से कर सकें। देयर इज अ वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स एंड दीज वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स शूड प्लग इनटू द रबर सक्शन कप होते हैं, ठीक है। सक्शनिंग की तरह ये आपको एक रबर कप जो से वो मिलते हैं। एंड दिस सक्शन शुड नॉट बी कांस्टेंट बिकॉज इट कैन बी अनकंफर्टेबल एंड काजिंग द ब्रूजिंग। जैसे सक्शनिंग आप कर देते हैं, वैक्यूम प्रोड्यूस हो जाता है, वो आपकी स्किन के लिए जो है वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है। दैट्स वाई वो हम ये कप्स जो है वो इतना सक्शनिंग इलेक्ट्रोड या वैक्यूम इलेक्ट्रोड जो है वो मोस्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है। वेट स्पॉन्जेस आर प्लेस इन द कप्स एंड मोशन द एज ऑफ द कप फॉर वाटर एडहेरेंस। इसमें आप वेट स्पॉन्जेस यूज कर सकते हैं। एक्सीलेंट फॉर ट्रीटिंग द फ्लैट स्मूथ एरिया, फॉर एग्जांपल बैक और प्लम एंड नी, ठीक है। मोस्टली इन्हीं एरिया पे जो है वो आप यूज कर सकते हैं। नॉट इंडिकेटेड ट्रीटमेंट फॉर द हेयरी एरिया, कि अगेन वो हेयरी एरिया क्या होगा कि आपके हेयर जो है वहाँ पे जो से वो रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करवाएंगे, यहाँ पे वहाँ स्किन आपकी जो सी वो पेनफुल हो जाएगी ड्यू टू द क्रिएट दैट वैक्यूम बाय दिस वैक्यूम इलेक्ट्रोड्स। ये कुछ इस तरह आप प्लेसमेंट करते हो। अगेन यहाँ पे रेड केबल्स और ब्लैक केबल्स आपको मिलेंगे जिस पैटर्न के थ्रू जो सा इन क्रॉस सेक्शन में, और ये आपका ट्रीटमेंट एरिया होगा जहाँ पे आपकी ट्रीटमेंट जो सी है मोस्ट अफेक्टेड ट्रीटमेंट एरिया बाय द डेवलप बाय द बीट फ्रीक्वेंसी, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रोड की पोजीशनिंग है, लाइक एल्बो पे अगर हमने करना है तो हमें कैसे प्लेस करना है, ये कुछ डायग्राम्स है, इसे आप देख लीजिएगा। दैट इज अ बाईपोलर और देयर इज अ कवर द मेजर एरिया, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि देयर इज अ सेम साइज के आप इलेक्ट्रोड चूज कर रहे हैं। लाइक ये आपको इलेक्ट्रोड्स इन टेंस में भी ये जो है वो मिलते हैं, अगर आप उसमें कॉमनली देखते हैं। देयर इज अगेन नी पे है कि उसमें भी आप बाइपोलर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर बाइपोलर यूज़ करना है तो वो कुछ इस तरह यूज़ करना है। अगर आपने 4 पोलर यूज़ करना है तो उसमें आपने किस तरह पूरा नी के बिल्कुल एजेस पे यूज़ करना है, आपका पूरा नी जो है वो कवर हो रहा हो, ठीक है। ये आपके पास रबर के हैं जो आपने एल्बो पे नी पे प्लेस किया है, लाइक नेक के एरिया पे एंड शोल्डर के एरिया पे कैसे प्लेस करने हैं, ठीक है। देयर इज अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ, वही आपने एक ही पैटर्न रखना है, लाइक द क्रॉस वायर्स के थ्रू जो है आपने कवर करना है, ठीक है। दिस इज द पोजीशन ऑफ द IFC
कि आप किस तरह जोन से वो इलेक्ट्रोड प्लेस करते हैं, ठीक है। जी बेटा। हमने जो पढ़ा है कि का डिस्टेंस रखना है, तो वो तो यहाँ पर नीचे कोई टॉवल वगैरह कुछ भी नहीं रखा और डायरेक्ट ही प्लेस कर दिया, तो फिर वो ऐसे तो बर्न हो जाएगा ना। बेटा IFC में आप जो से वो इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो, दिस इज द नॉट अ हीटिंग मोडालिटी, फर्स्ट थिंग दिस, ठीक है। आप ये करंट कर रहे हो, करंट में आप इलेक्ट्रोड यूज कर रहे हो और इलेक्ट्रोड्स को डायरेक्टली कांटेक्ट करते हैं विद योर स्किन के थ्रू। यहाँ पे अगर ये आपके पैड्स एडजस्ट नहीं होते तो आप यहाँ पे क्वेस्टिक जेल यूज कर देते हो, यहाँ पे किसी किस्म के टॉवल की जरूरत नहीं पड़ती, फर्स्ट थिंग इज दिस, ठीक है। दूसरा आपने क्या बोला अभी, और क्या क्वेश्चन किया था, तो फिर टॉवल की ये वायर्स बेटा की आपकी उसको जी जी बोले। हम लोग देखिए वायर्स भी स्किन को टच कर रही हैं और इलेक्ट्रोड भी हम लोगों ने डायरेक्ट ही प्लेस कर रखे हैं, तो फिर कोई बर्न कुछ नहीं होगा मीन। हाँ, बर्न की बात की थी आपने, बर्न की बात की थी। हम मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट यूज ही इसलिए कर रहे हैं कि देयर इज अ मिनिमल चांसेस ऑफ द बर्न। और दूसरा, आप पेशेंट की एबिलिटी यानी उसकी कितना वो बेयर कर सकता है, उसको बेयर करने के ऊपर ही आप जो सा है इसके, हमने अगर आपने IFC का लास्ट लेक्चर किया है तो हम उसमें इसकी फ्रीक्वेंसी एडजस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। दे रिस्पॉन्ड टू द 10 हर्ट्ज के, दे रिस्पॉन्ड्स टू द 20 हर्ट्ज के, वो किसको रिस्पॉन्ड करता था। आप स्लोली जो सा उसकी फ्रिक्वेंसी, अगर आप उसकी सेंसिटिविटी या उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा अगर आप जो सा है वो उसको करंट देंगे तो देन जो सा है वहाँ पे बर्न होने के चांसेस हो सकते हैं। अगर आप डायरेक्टली इलेक्ट्रोड की वजह से बर्न के चांसेस कह रहे हैं तो बेटा वो इलेक्ट्रोड चांसेस नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रोड्स वहाँ पे हीट नहीं प्रोड्यूस कर रहे। आप टॉवल यूज करते हैं फॉर द हीटिंग मोडालिटीज लाइक शॉर्ट वेव डायथर्मी, लाइक माइक्रोवेव डायथर्मी के लिए यहाँ पे आप इंफ्रारेड के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज अ हीटिंग मोडालिटी डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है विद योर स्किन एंड कॉजेज टू बर्न, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रोड जब भी आपने, अगर पहले भी करंट्स अगर आपने पढ़े हैं, गल्वानिक करंट एंड द फेराइटिक करंट, उसमें भी मैं आई थिंक डोंट थिंक सो कि आप उसमें टॉवल्स यूज कर रहे हैं। करंट जब एग्जेजरेट हो जाता है आपकी कैपेबिलिटी से या पेशेंट की सेंसिटिविटी से, तो देन आपके बर्न के चांसेस होते हैं। क्लियर है बेटा? और एक्चुअली ना मुझे ऐसे फीलिंग आ रही थी कि जैसे हम जैसे ही डायरेक्ट इलेक्ट्रोड प्लेस करेंगे ना, तो उसको तो बहुत ज्यादा हीट लगने लग जाएगी। नहीं नहीं हम नहीं वैसे बेटा, वो हीटिंग मोडालिटी में होता है ऐसा, और वो भी फौरन से हीट नहीं होती। हम पेशेंट के टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग ही हीट का लेवल इंक्रीज करते हैं। आप हमेशा पहले माइल्ड से मॉडरेट रखते हैं अगर पेशेंट को लगता है कि उसे हीट नहीं फील हो रही थी, क्योंकि हर पेशेंट की सेंसिटिविटी ऑफ स्किन डिफरेंट होती है, ठीक है, सेंसेशन डिफरेंट होती है। देन थोड़ा सा आप हाई करते हो। अगर आप, हमें पता है कि 15 मिनट्स को इसलिए ड्यूरेशन टाइम इसलिए दिया होता है कि अगर आप इस ड्यूरेशन टाइम से ज़्यादा कोई मोडालिटी अप्लाई कर देंगे तो बर्न के चांसेस होते हैं। अगर आप 1 घंटा पेशेंट को कोई हीटिंग मोडालिटी लाइक शॉर्ट वेव लगा के और आप भूल गए हैं कि 1 घंटे से पेशेंट को वहाँ पे हीट अप्लाई हो ही जा रही है, तो फिर वो बर्न के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो आपने मैक्सिमम जितने टाइम पीरियड के लिए, फॉर एग्जांपल 10 मिनट्स के लिए आप IFC लगा रहे हैं, तो उसमें तो बेटा हीट के चांसेस नहीं हो सकते ना। फिर आप देखिए इसमें करंट भी कौन सा यूज़ कर रहे हैं, दैट इज अ मीडियम फ्रीक्वेंसी करंट, जिसके बहुत ही लीस्ट चांसेस है कि वो बर्न कॉज कर सकता है। मेरे ना भैया मेरे दादा जान के लिए ना हीटिंग पैड ले आए, तो वो उसमें भी मुझे लग रहा है कि वो इलेक्ट्रोड ही यूज कर रखे हैं और एक वायर है जो हम मतलब मेन स्विच पे लगाते हैं, और उसको ऊपर से अच्छा खासा कवर किया हुआ है, मीन टॉवल लाइक उस पे वो स्टफ यूज किया हुआ है। उसको फिर जब लगाते हैं ना तो वो बहुत ज्यादा हीटिंग भी होना शुरू हो जाती है। फिर मतलब उसको मैं देख के बोल रही थी कि वो तो अंदर वो बाहर से अच्छा खासा कवर था मीन।
तो उसको मैंने बेटा खुद भी लगा। हीटिंग वो हीटिंग पैड है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक हीटिंग पैड। ये आपके पास आईएफसी स्पेशल करंट आप यूज़ कर रहे हैं, तो देयर इज़ अ डिफरेंस। वो आपको एक सिंपल, जैसे आप कोई इलेक्ट्रोड चूज़ करते हैं फॉर टू वार्म योर वाटर, जैसे कि आपके घरों में होगा एक रोड है आप यूज़ करें, इलेक्ट्रिक रोड है, इसी तरह ही वहाँ पे वो हीटिंग पैड जो है वो यूज़ करते हैं। वो हीटिंग पैड अगेन डिपेंड करता है कि आपके दादाबू की क्या सिचुएशन है, क्या वो एज ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि वो उनकी स्किन सेंसिटिविटी हाई हुई होगी। तो वो हीटिंग पैड को यूज़ करने का प्रॉपर वे ये है कि उसमें आप एक आपको येलो कलर का स्टफ़ मिला होगा, उसको थोड़ा सा वेट करके अच्छी तरह उसको स्क्वीज़ करना है, ठीक है, उसमें वाटर ड्रिप नहीं होना चाहिए, ठीक है, स्क्वीज़ करके देन जो सा है आप उसको अप्लाई करें और सिंपली उस हॉट पैक को अप्लाई कर दें ऑन योर बॉडी। अगर वो हीटिंग पैड जिसकी बात आप करें, मैं अगर वही समझ रही हूँ, डेट इज इन अ ब्लू कलर, और आप जस्ट स्विच ऐड कर देते हो। अगर आप टॉवल इसलिए उसमें माइल्ड, स्वेयर और मॉडरेट लेवल भी आपके एडजस्ट करते हैं, उसमें एक नोब बनी हुई है। तो अगर पेशेंट को पेन हीटिंग ज़्यादा फील हो रही है तो आप माइल्ड में रख लो, अगर उनको माइल्ड पे फील नहीं हो रही हीट, आप मॉडरेट या स्वेयर पे कर दो। तो देर इज़ अ डिफरेंट मोडेलिटीज़। आप हीटिंग मोडेलिटी को अपने करंट की मोडेलिटी से कंपेयर मत करें। बस मैम, ठीक हो गया। ठीक हो गया? ओके, ये कुछ लिंक्स हैं, ये ऑलरेडी मैंने एलएमएस पे भी लिंक्स ऐड कर ली हैं। यहाँ पे आप प्रैक्टिकली जो सा वो देख सकते हैं कि हाउ टू अप्लाई द आईएफसी, ठीक है। तो ये लास्ट में लिंक्स जो सा वो देख लीजिएगा, ठीक है। ये था आपका आईएफसी। इसके अलावा हमने जो आज लेक्चर करना है थोड़ा सा, okay, that on the helotherapy, CPM एंड रेड फ्लैग साइंस, यानी डिफरेंट छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। इसका जस्ट इंट्रोडक्शन करना है कि ये चीज़ें होती क्या हैं और इनकी क्या टर्म्स हैं और कैसे यूटिलाइज करते हैं, बस इंट्रोडक्शन का करेंगे। लाइक हीलोथेरेपी, अगर हीलोथेरेपी की बात करते हैं तो हीलोथेरेपी इज द यूज ऑफ द नेचुरल सनलाइट फॉर अ ट्रीटमेंट पर्पस। जैसे हम अमूमन कहते हैं डेट इज द सन बाथ, ठीक है। तो आप किसी लाइक अगर आपको लगता है कि जैसे आप इन विंटर वेकेशन सीजन में, सॉरी विंटर सीजन में सन बाथ ले रहे होते हैं, कि लाइक आप कुछ रेज ऐसी होती हैं जो आपको नॉर्मली चाहिए होती हैं, जो विटामिन डी बनाती हैं, ठीक है। लाइक आप कुछ बहुत ज़्यादा हार्मफुल रेज भी होती हैं, तो इसलिए कहते हैं कि जब आपने सन बाथ लेना है तो वो हाफ आवर से ज़्यादा आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो कुछ सनलाइट, नेचुरल सनलाइट जो होती है वो आप ट्रीटमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द हीलोथेरेपी एंड इट्स फॉर्म ऑफ द फोटोथेरेपी। नेक्स्ट आप हीट इन अदर देन मोडेलिटीज से कैसे ले सकते हैं, कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, लाइक द स्वाना बाथ। स्वाना बाथ में क्या होता है कि आप ड्राई हॉट एयर बाथ यूज़ करते हैं, ठीक है। होता क्या है, वुडन चैम्बर होता है, ठीक है। वुडन चैम्बर में आप कोई हॉट ओवन प्लेस किया होता है, ठीक है। उसमें आप एक एडजस्टमेंट कर देते हो वाटर हीट की, कि वो एयर वैक्यूम की तरह जो सा एयर आपके पास जो सा है वो हीट इंक्रीज करता जाता है। तो वो हीट अमूमन जो से 60 टू 90 डिग्री सेंटर विद 5 टू 10 ह्यूमिडिटी के साथ जो है वो आप वहाँ पे क्रिएट करते हो, ठीक है। द वुड चैम्बर द मॉइस्चर एंड रिस्टोर ड्राइनेस इन द चैम्बर, और ये आप उसका बाय द नोब के थ्रू जो सा टेम्परेचर मेंटेन करते हैं उस वुड चैम्बर का, ठीक है। एंड 30 टू 40 मिनट्स के लिए जो सा आप वो बात ले सकते हैं। वो कुछ इस तरह का दिखता है सोना बात, जिन्हें आप आराम से जाके वहाँ पे लेट जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली जो इन रूम्स को ऑपरेट कर रहे होते हैं, वुडन रूम्स को, ऑटोमेटिकली वो ही इसको जो होता है वो एडजस्ट करवाते हैं, ठीक है। अब इसमें कुछ फेजेस होती हैं, लाइक द स्वेटिंग फेज होती है, कूलिंग फेज होती है। पहले टेम्परेचर हाई होता है, आपको स्वेटिंग होना स्टार्ट हो जाती है, फिर जैसे ही टेम्परेचर लो स्टार्ट हो जाता है तो फिर आपको थोड़ी सी वो एक कूलिंग फेज आ जाती है, कि जैसे अमूमन आपको स्वेटिंग होती है जब आप बाहर चाहते हैं, तो आपको टेम्परेचर जब नॉर्मल होना शुरू हो जाता है तो वो आपको एक कूलिंग का इफेक्ट स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। ये अफेक्ट्स करते क्या हैं, आप किस पर्पज़ के लिए ये बात लेते हैं। अगर हम ट्रीटमेंट पर्पज़ की बात करते हैं, कुछ जस्ट रिलैक्सेशन के लिए भी ये बात लेते हैं। टू इंक्रीज द जनरल सर्कुलेशन, आपको पता है कि सर्कुलेशन इंप्रूव होगी, मेटाबॉलिज्म जो है उनका इंक्रीज होगा, तो रिलैक्सेशन ऑटोमेटिकली ही आ जाती है। एंड जनरल सेंस ऑफ वेलबींग, तो यानी जो एलीट क्लास है, ये मोस्टली जो है ये बाहर के मुल्कों में सोना बात जो है बहुत कॉमन है। वो इन प्रॉपर रूम्स में जाते हैं जहाँ पे वार्म एयर जो है वो प्रोड्यूस की जाती है थ्रू द ओवन, या फिर
पीसीबी स्टोन्स की हेल्प से इन्हें गर्म किया जाता है और फिर उनके ऊपर पानी डाला जाता है और उसके थ्रू जो है एक धुआंनुमा चीज़ जो सी आपके रूम में डेवलप होना शुरू हो जाती है, जिसके थ्रू जो है आप स्टीम लेते हैं, लाइक द स्टीम की तरह जो है डेवलप हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास कंटिन्यूस पैसिव मोशन आती है जिसे हम सीपीएम भी कहते हैं। माइट भी आपने ये थेराप में भी पढ़ा हो सीपीएम क्या है, पढ़ा है किसी ने थेराप की बुक में सीपीएम क्या है, व्हाट इज अ कंटिन्यूस पैसिव मोशन? क्लास किसी ने स्टडी किया है कंटिन्यूस पैसिव अभी मोशन को? तक मैम अभी अभी तक तो तक नहीं नहीं, पढ़ा। अभी तक नहीं पढ़ा। यस मैम। कंटिन्यूस पैसिव मोशन इज द एक आप कह रहे मशीन का नाम है, ठीक है, जिसके थ्रू जो सा है वो आप जो सा वो मूवमेंट करवाते हैं, कंटिन्यूसली मूवमेंट करवाते हैं और पैसिवली वो मशीन आपको मूवमेंट करवाती है, ठीक है, और मोशन देती है, दैट्स मीन इसलिए इसका नाम कंटिन्यूस पैसिव मोशन रखा गया है। कंटिन्यूसली एक ही मूवमेंट में, फॉर एग्जांपल अगर उस मशीन का काम है कि आपकी नी को फ्लेक्स एंड एक्सटेंड करे, तो कंटिन्यूसली सम 1 आवर के लिए आप अगेन ये ऑपरेट फिक्स कर देते हो टाइम ड्यूरेशन ऑन दैट मशीन। ये कुछ वो मशीन इस तरह की दिखती है, अगर मैं आपको दिखा दूँ लाइक दिस, ठीक है, अगर इसमें वो इसकी आपकी नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन करवाना चाह रहा है तो आप थ्रू दिस टैब जो सा है जो ऑपरेट कर रहा है इस मशीन को, आप उसमें टाइम लिमिट फिक्स कर देते हो, रेंज फिक्स कर देते हो कि 45 डिग्री तक लेके जाना है, 20 डिग्री तक लेके जाना है, सिर्फ 10 डिग्री पे ही आपने फ्लेक्स या एक्सटेंड करना है। तो खुद ब खुद जो सा है यानी आपको एक्टिवली नहीं होता है, पेशेंट इसमें खुद कंट्रैक्ट नहीं कर रहा होता है, पैसिवली आपको पता है कि आप पैसिवली मूवमेंट यानी कोई एक्सटर्नल फोर्स जो सी है वो मूवमेंट करवा रही होती है। तो यहाँ पे ये मशीन एज ए एक्सटर्नल फोर्स यूज हुई है जो मूवमेंट करवा रही है। मोस्टली यूज़ की जाती है इन टोटल नी आर्थोप्लास्टी के पेशेंट्स में। टोटल नी आर्थोप्लास्टी का पता है क्या होती है? मैम जिसमें नी को टोटली रिप्लेस कर दिया जाता है मैम। अगर किसी का नी खराब हो जाता है कम्प्लीटली कि उसमें बहुत ज़्यादा पेनफुल है, वेट बेरिंग नहीं हो रही और स्पेसिस कम हो गई है, तो हम आर्टिफिशियली नी वहाँ पे इम्प्लांट कर देते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड टोटल नी आर्थोप्लास्टी। कि आपने एक आर्टिफिशियल जॉइंट जो है वो इनपुट कर दिया इनसाइड, तो वहाँ पे अगर आपको एक्सरसाइज करवाने की ज़रूरत है तो देन आप ये वाली मूवमेंट करवाते हैं, ठीक है। होता क्या है CPM is a device are used to during the first phase of the rehabilitation following a soft tissue surgical procedure or trauma। यानी आप रिहेबिलिटेशन किसी पर्सन का करवाना चाहते हैं कि फर्स्ट फेज में कि पेशेंट खुद से नहीं कर पा रहा या कोई अटेंडेंट नहीं मिल रहा, या अब अगर हम भी फिजिकल थेरापिस्ट हैं तो हम 24 आवर्स तो पेशेंट के साथ नहीं रह सकते ना। आप पेशेंट आएगा, आप मैक्सिमम उसे 20 मिनट्स का कोई सेशन देंगे, तो उसके बाद भी अगर उसको ज़रूरत है तो आप उसे जो सा है वो CPM रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। मोस्टली आप सॉफ्ट टिश्यू सर्जरी यानी कोई ट्रॉमा या सर्जरी हुई है अगर किसी पेशेंट की, तो उसमें आप ये मशीन जो है वो रिकमेंड करते हैं। गोल क्या है? कंट्रोल पोस्ट ऑपरेटिव पेन, आपने कंट्रोल करनी है, इन्फ्लेमेशन रिड्यूस हो सकती है इसके से, ठीक है, और एक स्पेसिफिक प्लेन में जो सा वो मोशन होनी है, यानी अगर आपने एक्सटेंशन फ्लेक्शन में करवानी है तो एक्सटेंशन फ्लेक्शन में होगी। अगर आप मोस्टली ये वन प्लेनर ही है, आप इसमें फ्लेक्शन एक्सटेंशन मूवमेंट ही ज़्यादा करवा सकते हैं, चाहे वो आप नी पे करवा लें, हिप पे करवा लें, एल्बो पे करवा लें, जिस पे भी करवा लें, ठीक है। प्रोटेक्टर हीलिंग रिपेयर और टिश्यू, यानी आपके टिश्यू को ओवर एक्टिविटी होने से बचाता है, यानी अगर आप खुद एक्सरसाइज करवाओगे या कोई अनप्रोफेशनल बंदा करवाएगा तो हो सकता है वो उसे जो सर्जरी हुई है उसके पार्ट को स्ट्रेच कर दे, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए यानी प्रोटेक्टिव मैनर में आराम करवाने के लिए आप ये मशीन जो है वो यूज़ कर सकते हैं, डिवाइस यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। CPM is carried out by the CPM device which is consistently moves the joint through the control range of motion। यहाँ पे वर्ड आप यूज करेंगे हमेशा कि क्यों यूज कर रहे हैं, ड्यू टू द मूव्स द जॉइंट, या मूवमेंट हम जॉइंट के लिए ही यूज करते हैं, यहाँ पे जॉइंट की मूवमेंट यानी RM रेंज ऑफ मोशन करवाने के लिए CPM यूज करते हैं। तो कंट्रोल का वर्ड लास्ट में यूज करना है, थ्रू कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन जो सा है आप CPM जो सा वो यूज़ करते हैं, ठीक है। द एग्जैक्ट रेंज इज डिपेंड ऑन द जॉइंट
एंड बट इस मोस्ट causes the range of motion is increased over a time. अगर आपको लगता है कि अगर पेशेंट पहले 20 डिग्री ऑफ नी फ्लेक्शन में कंफर्टेबल है तो आप 20 डिग्री करवाएंगे. अगर उसके मसल या टिश्यू रिपेयर हो रहे हैं तो देन आप उसकी रेंज जो से वो इंक्रीज करवाते जाएंगे बाय द टाइम 30 डिग्री, 40 डिग्री, 50 डिग्री, डिपेंड ऑन द पेशेंट कंडीशन एंड द सर्जरी. ठीक है, जो भी पेशेंट की जो से भी सर्जरी हुई है उस पर डिपेंड करता है. ठीक है. CPM is used following various type of the reconstructive joint surgery such as the knee replacement and the ACL construction. ACL that is the anterior cruciate ligament. This is the ligament of your knee. आप उसकी reconstruction अगर करवाई है या total knee arthroplasty करवाई है, आप दोनों में ही mostly CPM use करते हैं. ठीक है. It is mechanism of action for aiding joint recovery or dependent upon the what surgery is performed. ठीक है. One mechanism is the movement of synovial fluid to allow for the better diffusion of the nutrients into damaged cartilage and diffusion of the other materials such as the blood and a metabolic waste. Again आप movement करवा रहे हैं, आपका जो भी वहाँ पे fluid है उसकी 20 साल movement होगी. अगर वहाँ पे blood accumulation है या कोई pain के particles हैं उसके removal के लिए भी CPM that is the better choice. Another mechanism is prevention of the fibrous scar. अगर continuously patient movement कर रहा है, RM हो रही है तो इसका मतलब है कोई भी वहाँ पे वो fibrous scar बनने नहीं देगा, कोई adherence, कोई भी वहाँ पे complication आपके surgery part पे जो से वो नहीं आने का. तो that's why there is a benefit of the CPM. जैसे कि इस पर्सन में देखा इसे टोटल नी आर्थोप्लास्टी का पेशेंट है जहाँ पे CPM जो सी वो एडजस्ट कर दी गई है और यहाँ पे पेशेंट की नी की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन जो है वो CPM करवा रहा है लाइक दिस. ये आपके पास पोर्टेबल एक टैब है जिसके ऊपर जो है जिस टैब जो है वो आप इस मशीन को जो है वो ऑपरेट करवा रहे होते हैं. ये था आपके पास CPM एक डिवाइस विच इज़ यूज्ड फॉर द रेंज ऑफ मोशन ऑन इन अ प्रोटेक्टिव मैनर एंड इन अ कंट्रोल रेंज ऑफ मोशन में जो सा आप उसकी मूवमेंट करवाते हैं. ठीक है. नेक्स्ट आपके पास आते हैं दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइंस. रेड फ्लैग साइंस का मतलब है कि आपने वो पेशेंट ऐसे साइंस, ऐसी कंडीशन, ऐसी डिजीज़ के साथ अगर आपके पास पेशेंट आ जाता है जिसको आप ट्रीट नहीं कर सकते, आप उसको उसके रिस्पेक्टिवली डिपार्टमेंट में रेफर कर देंगे. तो आज हम देखेंगे कि आपकी इन द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी ऐसी डिजीज़ हैं या ऐसी कंडीशंस हैं जिसको हम कंसीडर करेंगे ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि दीज आर द रेड फ्लैग साइंस. ठीक है. Clinical finding that increase the level of the suspicious that there is the serious medical condition presenting as the common. यानी ये definition है red flag signs की. अगर आपसे पूछा जाए define the red flag signs तो आपको पता होना चाहिए the findings that increase the level of the suspicious that there is a serious medical condition. If there is a serious medication condition then दैट इज़ द रेड फ्लैग साइंस. ठीक है. वो सीरियस मेडिकल कंडीशन में कौन सी कंडीशन मोस्टली आ सकती है दैट इज़ अ नॉन सीरियस मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस आर कॉमनली डिस्क्राइब एज द रेड फ्लैग. यानी ऐसी कंडीशंस जो मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन वो हमारे अंडर आएंगी एज अ फिजिकल थेरेपिस्ट. कोई सिस्टमिकली कंडीशंस हैं वो रेड फ्लैग साइंस में आएगी. कुछ मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन लाइक द ट्रोमा भी हो सकता है, कोई ट्यूमर भी हो सकता है जो रेड फ्लैग साइंस के अंडर आ सकती हैं. ठीक है. फर्स्टली रेड फ्लैग साइंस को रेड फ्लैग साइंस को आप करने के लिए चेक करने के लिए कि कैसे आप फाइंड आउट करोगे. आप पेशेंट की एज के बारे में पूछोगे, आप रिसेंट हिस्ट्री के बारे में पूछोगे, पेशेंट की डिजीनेस है या नहीं है, कोई थोरेसिक स्पाइन पेन है या नहीं है, इवन के अनलिमिटिंग पेन के कॉन्स्टेंटली आपकी पेन का लेवल इंक्रीज ही हो रहा है, वो किसी भी किस्म से वो रिलीफ नहीं हो रहा. मोस्टली हमारी जो मैकेनिकल पेन्स होती हैं ना ड्यू टू द एनी ट्रोमा या मैकेनिक्स के डिस्टर्बेंस की वजह से वो पेन होती हैं, तो वो पेन आप जैसे पोजीशन चेंज करते हो तो वो पेन कहीं ना कहीं कम हो जाती है. फॉर एग्जांपल अगर आपके खड़े होने से पेन ज़्यादा हो रही है तो आप अगर सीटिंग में ज़्यादा तो पेन डिक्रीज़ कर जाती है. अगर सीटिंग में पेन ज़्यादा हो रही है तो अगर आप स्टैंडिंग में करते तो पेन डिक्रीज़ हो जाती है. यानी आपका कोई ना कोई रिलीविंग फैक्टर होता है. समहाउ आपका रिलीविंग फैक्टर आपकी मेडिसिन भी हो सकती है. किसी भी सिस्टमिकली वजह से अगर आप पेन
पेन है और ड्यू टू द मेडिसिन भी कंट्रोल नहीं हो रही, इट्स मीन दैट इज़ अ रेड फ्लैग साइन। कोई थोरेसिक स्पाइन पेन है, अगर आपको ऐसी मस्कुलोस्केलेटल कंडीशन जो आपको नहीं समझ आ रही कि ये किसी मूवमेंट में पेन नहीं है, ऐसा जैसे आपको नहीं लग रहा कि दैट इज अ मैकेनिक्स पेन, तो देयर इज़ अ रेड फ्लैग साइन। हो सकता है कि उस पेशेंट को कौन सा है, वो कोई कैंसर हो, कोई टीबी हो थोरेसिक स्पाइन की, तो वो भी आपके लिए एक रेड फ्लैग साइंस है। Past history of malignant tumor, obviously that is a red flag sign, is a tumor. Prolonged use of the corticosteroids and other medication, कोई भी ऐसी medication है जो prolonged use कर रहे हैं पेशेंट, तो वो आपके लिए रेड फ्लैग साइन है। ड्रग अब्यूज है, कोई पेशेंट या इम्यूनोकम्प्रेशन है, सप्रेसेंट है, लाइक द HIV, लाइक द अदर हाइपरटाइटिस, तो दैट इज द रेड फ्लैग साइन, आप उनको ट्रीट नहीं कर सकते। सिस्टमिकली अनवेल है तो दैट इज ऑल्सो रेड फ्लैग साइन। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हमेशा टीबी लाइक हाइपरटाइटिस या फिर ट्यूमर की डिजीज में मोस्टली अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस हो रहा होता है, तो ये उसमें आपको सिम्टम होता है। वाइड स्प्रेड न्यूरोलॉजिकल सिम्टम इंक्लूडिंग द Parda equina syndrome, वो आपको एग्जामिनेशन में ही पता चल जाएगा कि देयर इज अ सेंसेशन एंड मोटर कोई डिस्टर्बेंस है, तो दैट इज मीन देयर इज अ Parda equina syndrome हो सकती है। स्ट्रक्चर डिफॉर्मिटी यानी कि जिसको आप हो सकता है कि उसकी स्ट्रक्चरली डिफॉर्मिटी होगी, वो कोई जो सर्जरी के विदाउट सर्जरी वो रिकवर नहीं कर सकता, तो आप उसको भी रेफर कर सकते हैं, लाइक द स्कोलियोसिस। वैसे अपने फिजिकल थेरेपिस्ट हम फिर काफ़ी हद तक थ्रू द एक्सरसाइज स्कोलियोसिस को ठीक कर सकते हैं, लेकिन कोई ऐसी डिफॉर्मिटी जैसे कि वो बाय बर्थ कुछ डिफॉर्मिटीज़ होती हैं तो उसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। ये नहीं होना कि आपके पास कोई ऐसा पेशेंट आ जाए और आप उसको 6 महीने या कोई 1 साल से उसको ट्रीटमेंट कर रहे हो और उसमें कोई फ़र्क ही नहीं आ रहा। अगर आपको ऐसी कंडीशन लगती है कि आप उसको ट्रीट नहीं कर सकते, तो देन बेटा उसे रेफ़र करना ही बेहतर है कि ये आपका पेशेंट नहीं है। फीवर एंड नाइट स्वेट्स, दिट इज़ द ऑल्सो द साइन ऑफ द ट्यूमर और टीबी के साइंस हैं कि जिसमें आपका रात को ही फीवर होता है या रात को स्वेटिंग जो होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। ये मोस्टली जो कार्डिक पेशेंट होते हैं उनको भी ये नाइट स्वेटिंग की जो होती है वो साइंस आते हैं, ठीक है। जनरल हेल्थ में आप क्या क्वेश्चन कर सकते हैं, डू यू हैव एनी अदर मेडिकल कंडीशन, हैव यू इन जनरल, इज हाउ इज़ योर जनरल हेल्थ, यानी आप फटीग तो नहीं फील कर रहे हैं, आप वीकनेस तो नहीं फील कर रहे हैं, कोई एक्टिविटी जो सा है वो आप तो नहीं फील कर रहे, तो इस तरह की जनरल कंडीशन में आप उससे पूछ सकते हैं। एनी बाउल डिस्टर्बेंस, देन Parda equina syndrome में जो आपके सिम्टम्स आएंगे लाइक द क्वाइट कंप्रेशन में जिसमें नमनेस ओवर द पेरिनियम, लॉस ऑफ कंट्रोल ऑफ द कंटिन्यूस इनकम्पिनेंस, ये सारी ही चीज़ें आएंगी। कांस्टेंट पेन, जैसे कि मैंने बताया था कि किसी भी किस्म से पेन रिलीफ नहीं हो रही, तो इट्स मीन दिस इज द रेड फ्लैग साइन। तो ये साइंस ऐसे हैं, लुकिंग फॉर द प्रेजेंस ऑफ द सीरियस पैथोलॉजी। कांस्टेंट पेन, pain that is not related to the movement, presence of the severe spasm, morning stiffness lasts more than 30 minutes, it means this is the rheumatoid arthritis की तरफ आपका इशारा करता है। rheumatoid arthritis है या osteoarthritis है, किसमें होती है मोर देन 30 मिनट्स आपको मॉर्निंग मैम ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओस्टियोआर्थराइटिस में होती है मोर देन 30 मिनट्स जोन सा। रिमोटॉइड आर्थराइटिस में आई थिंक 1 आवर तक जोन सी वो स्टिफनेस रहती है, ऐसे ही है ना। यस मैम। Okay, thank you बेटा। Presence of the severe night pain, presence of the night sweats, ये अगेन वही बातें रिपीट हो रही हैं कि इन कंडीशन में जो सा इसका मतलब there is a severe pathology, वो कोई ट्यूमर, ट्रोमा एंड टीबी लाइक जो सी है वो डिजीज हो सकती हैं, ठीक है। लुकिंग फॉर द अगेन सीरियस पैथोलॉजी में मस्कुलोस्केलेटल रिलेटेड आ गई हैं। सैडल एनेस्थीसिया, अगर किसी पेशेंट को लगा है कोई नर्व कंप्रेशन होने के चांसेस हो सकते हैं। बैक पेन हो सकती है। लोअर एक्सट्रीमिटी न्यूरोलॉजिकल डेफिशिएंसी, अनएक्सप्लेन वेट लॉस, नो रिलीफ फ्रॉम द बेड लॉस, यानी वही सारी चीज़ें आ गई हैं कि जैसे अनयूजुअल ब्लीडिंग, डिस्चार्ज, थिकनिंग लंप इन द ब्रेस्ट एल्सवेयर, यानी आपको पता ये कंडीशंस के नेम, इसलिए मैं इसको रिवाइज कर रही हूँ या आपको बता रही हूँ। अगर आपको इन कंडीशंस के नाम के साथ कोई पेशेंट आपके पास आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि दीज आर द रेड फ्लैग साइंस, ठीक है। नॉन डर्माटोमल सिम्टम्स, ग्लव्स एंड स्लीव लाइक स्टोकिंग लाइक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी आपकी सेंसेशन जो सी है अब नॉर्मल हो गई है, टेक्सिया गेट हो गई है, इंक्रीज रिफ्लेक्सेस हो गए हैं, पॉजिटिव विबिन्स्की साइन है। व्हाट इज द विबिन्स्की साइन, क्या होता है विबिन्स्की साइन?
What is the Babinski sign? This is the more upper motor neuron lesion and due to the lower motor neuron lesion. किसमें होता है पॉजिटिव Babinski sign? मैम लोअर मोटर न्यूरॉन No, lower ma'am, motor Babinski neuron. sign upper motor neurons में होता है. फिर सोच लो. Yes, ma'am, upper motor neurons. That is the upper motor neuron lesion. The Babinski sign is the sign of the upper motor neuron lesion, जिसमें आप क्या कर रहे होते हो कि आप रिफ्लेक्स चेक कर रहे होते हो एट द अपर टो पे, बिग टो ऑफ योर द फीट पे, ठीक है. That is called the Babinski sign, ठीक है. नॉन मायोटोमल मसल वीकनेस, ब्लैडर एंड बाउल डिस्टर्बेंस, सैडल एनेस्थीसिया में मोस्टली बाउल एंड ब्लैडर डिस्टर्बेंस आती है. एंड प्रोग्रेसिव अपर और लोअर लिम्ब वीकनेस, मीनिंग वीकनेस, डर्माटोमल पेन, ये सारी ही ऐसी कंडीशंस हैं दैट इज अंडर द रेड फ्लैग साइंस के अंदर जो सी हैं वो आती हैं. इसे एक दफ़ा रिवाइज कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा कि इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है. ये कंडीशंस हैं. अगर ये कंडीशंस डिक्रीज रिफ्लेक्सेस आपको पता होना चाहिए कि डिक्रीज रिफ्लेक्सेस क्या होते हैं, ठीक है, कैसे आपके पैटर्न जो होते हैं वो डिस्टर्ब होते हैं. तो ये आप ऑलरेडी से एनाटॉमी में ये कर चुके हो, तो इसलिए मैं रिवाइज नहीं करूँगी. तो बस आपने ये कंडीशन जो सी वो याद रखनी है. दिस इज द रेड फ्लैग साइंस. क्लियर है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. किसी का कोई क्वेश्चन? No, ma'am. आज यही छोटे छोटे 2-3 टॉपिक्स है क्योंकि हमें लास्ट लेक्चर भी कवर करना था. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हम एक अच्छी सी मोडेलिटी करेंगे, दैट इज द इंफ्रारेड मोडेलिटी, ठीक है. ओके मैम. ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं. अल्लाह हाफिज. Okay, ma'am. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज बेटा. अल्लाह हाफिज मैम. अल्लाह हाफिज.